नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। वक्त संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा फिर से हाई हो गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी ने सियासी भूचाल ला दिया, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की साजिश की तरफ इशारा किया गया। निशिकांत दुबे ने वक्त संशोधन बिल पर विचार कर रही जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को एक चिट्ठी लिखी। हालांकि निशिकांत दुबे खुद उसके मेंबर हैं, लेकिन अध्यक्ष को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने 1.25 करोड़ फीडबैक का जिक्र किया है। 1,25,00,000 फीडबैक वक्त संशोधन बिल के खिलाफ आए हैं और इतनी भारी तादाद में चिट्ठियां और ईमेल्स आने पर निशिकांत दुबे ने हैरानी जताई है। उन्होंने जगदंबिका पाल से इन फीडबैक्स के सोर्स की जांच करने की अपील की। निशिकांत दुबे का कहना है कि इन चिट्ठियों की भाषा करीब करीब एक जैसी है, लिहाजा इसके पीछे कट्टरपंथी संगठन और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों का हाथ हो सकता है। सूत्र ये बताते हैं कि जगदंबिका पाल ने इन आशंकाओं को गंभीरता से लिया। वो चिट्ठी लिखकर गृह मंत्रालय को इस मामले की जानकारी दे सकते हैं। और इसी बीच वीएचपी ने निशिकांत दुबे के आरोपों का समर्थन कर दिया है और इसे ईमेल जिहाद का नाम दे दिया है। दरअसल सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड में रचनात्मक बदलाव करना बताया गया। मुस्लिम संगठनों और विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेजा, जो कि इसको लेकर रायशुमारी कर रहे हैं। और इसी बीच निशिकांत दुबे की सनसनीखेज चिट्ठी सामने आई। इसमें विदेशी ताकतों का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। वक्फ को लेकर पहले से ही सियासत सातवें आसमान पर थी और उस पर से निशिकांत दुबे की एक चिट्ठी ने माहौल को और गर्मा दिया है। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख अंदाज में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। मुसलमानों के मजहबी मुद्दे पर सरकार बेवजह की दखलंदाजी करने की कोशिश कर रही है। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के हक पर हमला बताया। ये कहा कि ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसके वजूद को मिटाने के लिए बिल लाया गया। इसी मुद्दे पर आज हम दहाड़ में करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए आपको यह बता देती हूं कि निशिकांत दुबे ने जगदंबिका पाल को लिखी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है। पढ़ देती हूं आपके सामने। दरअसल वो ये लिखते हैं कि वक्फ को लेकर जो 1,25,00,000 फीडबैक मिला है वो विश्व रिकॉर्ड जैसा है। इन फीडबैक के एक बड़े हिस्से की सामग्री, जो इसका कंटेंट है, वो एक जैसा है। इसमें मामूली सा बदलाव है, जिससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि इनमें से कई फीडबैक एक संगठित अभियान का हिस्सा हो सकते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि कट्टरपंथी संगठन चीन, पाकिस्तान की आईएसआई और जाकिर नाइक जैसे व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाया जा सके। अकेले भारत से इतनी बड़ी संख्या में फीडबैक मिलना लगभग असंभव है। ये निशिकांत दुबे की तरफ से बीजेपी के सांसद हैं, चिट्ठी लिखी है जगदंबिका पाल को, जो कि खुद इस जेपीसी का हिस्सा हैं, जो कि विचार कर रही है वक्फ बोर्ड के संशोधनों पर। आइए आपको सुनवा देते हैं इस पूरे मामले में जो वार पलटवार प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो क्या है। सबके सहमति से कि आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, जो वक्फ जिस तरह से लोग करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका लाभ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मिल सके, और जो उसका पर्पज है कि गार्ड के नाम पे जो किया जाता है वो कम से कम गरीब को, मुसलमान, पसमानदा या जो ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको लाभ मिले। तब स्वाभाविक है कि आज सरकार ने जो बिल ये पेश किया था और इसको जेपीसी को रेफ़र किया है, उसका साफ एक उद्देश्य है कि हम वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, वक्फ बोर्ड के प्रशासन में, वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका रख रखाव हो और उसका लाभ लोगों को, हितधारकों को मिल सके। ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज में एफिशिएंसी लाने के लिए ये बिल नहीं लाई है। ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। पेंडिंग इंक्वायरी और प्रॉपर्टी विल नॉट बी वक्फ की एक्ट में बोल रहे, बिल में बोल रहे, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर दैट इंक्वायरी एंड द कलेक्टर विल डू द इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट। इसका क्या मतलब? यानी आपके प्रॉपर्टी को मैं कंप्लेन कर दिया कि वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर साहब 10 साल ले लेंगे, तब भी वक्फ नहीं रहेगा, वो अपने कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, इस बिल में वक्फ प्रॉपर्टीज के एफिशिएंसी के लिए नहीं बनाया गया है, ये वक्फ प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब हिंदू मेंबर्स को या नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। निशिकांत जी बड़े सीनियर आदमी है, मेरे दोस्त है,
मंत्री नहीं बनाया है भाजपा ने उनको, और उन्होंने कहीं सच्चाई ये कही हो तो उसमें को मेरा, पर लोकतंत्र है। अगर इतने बड़े देश में से 1-1.5 करोड़ लोग अपना ओपिनियन जाहिर करें तो इसके पर शक नहीं करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है। तो क्या हो गया भैया, आपको दर्द क्यों हो रहा है? और आइए इसी बीच में कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यह है कि वक्फ बिल के खिलाफ क्या अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। दूसरा सवाल यह कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आईएसआई की साजिश है क्या चीन और पाकिस्तान वक्फ में संशोधन नहीं चाहते हैं। जेपीसी अध्यक्ष को निशिकांत दुबे की चिट्ठी के आखिर मायने क्या है। 1.25 करोड़ चिट्ठियों की जांच निशिकांत दुबे ने खुद कैसे कर ली है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं राकेश गौतम जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मौलाना साजिद रशीदी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रमनीश वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा हैं। तहसीन पूनेवाला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तहसीन पूनेवाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा का हिस्सा है। सबसे पहला सवाल राधिका आप ही से, निशिकांत दुबे को अचानक से ऐसा क्यों लगने लगा है कि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। जो सुझाव आए, जिसकी लास्ट डेट अब खत्म हो चुकी है, क्यों उनको लगता है कि यह कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इसमें आईएसआई, चीन, पाकिस्तान, जाकिर नाइक जैसे लोग इससे जुड़े हुए हैं जो कि नहीं चाहते कि वक्फ बिल में किसी भी तरीके का संशोधन हो। राधिका, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तहसीन, आप तक मेरी आवाज पहुंचे तो कंफर्म कीजिएगा। जी, पहुंच रही है। ठीक है, तहसीन आप ही से शुरू करती हूँ क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत गंभीर मामला है जो निशिकांत दुबे की तरफ से संदेह इसको लेकर जाहिर किया गया है। और वाकई में अगर ऐसा है तो जिस ट्रांसपेरेंसी की बात वक्फ संशोधन बिल को लेकर बार बार की जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी तो सीधे सीधे खत्म है। अगर अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, 1 करोड़ 25 लाख फीडबैक आना, जिसको लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं भाषा एक जैसी है, एआई जनरेटेड है, एक जैसा कंटेंट है, ये कितना गंभीर मानते हैं आप? मैं निशिकांत दुबे जी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता हूं, और अक्सर उनकी आदत है कि शूट एंड स्कूट जो कहा जाता है, एक मुहावरा। तो क्योंकि एक सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भाजपा के नेता है, तो उस हिसाब से मैं उसको उनकी बातों को थोड़ा सा मीडिया कवरेज मिल जाता है। और मीडिया में ये हो जाता है कि उनकी बातों से पोलराइजेशन हो जाता है, थोड़ा हिंदू मुसलमान हो जाता है, और थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी एंगल आ जाता है। इसके अलावा मैं उनको बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। हर चीज को हम देख रहे हैं, एआई जनरेटेड है, वो कंटेंट एक जैसी भाषा है। सबसे पहले एआई बेसिक क्या है ना, भाजपा के लोग ना पढ़ते नहीं है। बेसिक एआई का ये है, अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी आप एआई पे चले जाए, समझो मैंने एक चीज लिखी और वही चीज आपने डाली, वो 2 अलग अलग कंटेंट होगा, इसीलिए वो एआई होता है। तो कंटेंट भी एक जैसा नहीं होगा। एआई एक जैसा कंटेंट वैसे ही नहीं निकालता है अनलेस कोई स्पेसिफिक आंसर हो। तो मान लो किसी ने एआई पे डाल दिया, तहसीन ने मेरे एक लेटर लिख दिया, एक मौलाना साहब ने लिख दिया, एक आपने लिखा, वो लेटर भी अलग अलग जनरेट होगा, सेम नहीं होगा। पहला तो एआई का बेसिस हुआ है, एआई में अगर सेम आ रहा तो वो एआई नहीं है। ये पहले ही बेसिक में उनका गलत है। मैं छोड़ दीजिए, ना मैं एआई को डिफेंड कर रहा हूं, ना मैं उन लेटर को डिफेंड कर रहा हूं। 150 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 1 करोड़ 25 लाख अगर कोई लेटर है तो इसको स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान और चीन भारत के अंदर लेटर भेज रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना, आप उसको रड्डी की तरफ फेंक दीजिए। बात तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बातें क्यों अब बाहर आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि भाजपा पोलराइज करना चाहती है। मैं इस वक्त हरियाणा में बैठा हुआ हूं, आपका यूनिट नहीं पहुंच पाया क्योंकि हरियाणा के चुनाव ये हार रहे हैं। इसके बाद इनको महाराष्ट्र में पोलराइजेशन करना है, इनके पास कुछ है नहीं, तो हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देता हूं, ये सिर्फ भाजपा पोलराइजेशन नहीं करेगी, ये पोलराइजेशन दूसरी एंड पे भाजपा के भाईजान और उनके सबसे प्यारे अजीज दिल और टुकड़े के जान ओवैसी साहब भी पोलराइजेशन करेंगे। क्योंकि दोनों साइड पे अगर पोलराइजेशन होगा हिंदू मुसलमान का, तो भाजपा को फायदा होगा, एमआईएम को। और एमआईएम महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही है। ये महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा तो हार गए, इसको देखकर पोलराइजेशन हो रहा है। वरना इन तथ्यों में कोई, पाकिस्तान कैसे हमारे पार्लियामेंट में इंटरफेयर करेगा? क्या कर रहे प्राइम मिनिस्टर, क्या कर रहे गृह मंत्री, क्या कर रहे स्पीकर, कैसा करेगा चीन? आपने सुना है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने सुना है पाकिस्तान हमारे पार्लियामेंट में इंटरफेयर कर सकता है या चीन? ये किस तरह के तर्क लगा रहे हैं ये लोग?
और लगा रहे हो प्राइम कर रहा है पाकिस्तान और चाइना, तो दीजिए उनको मुंह तोड़ जवाब। क्या मतलब है आप यहाँ के टीवी पे कुछ भी बोल रहे हैं? राधिका, पोलराइजेशन की कोशिश है ध्रुवीकरण की, और बहुत हल्के लग रहा है इनको निशिकांत दुबे के जो आरोप हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की कोशिश है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है जहां पर आप पहले से हारे बैठे हैं, और ऐसे में ये कहते हुए निशिकांत दुबे कोई सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावों में फायदा हो, बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसा। देखिए, तहसीन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मुझे हंसी आ रही है उनकी बातों पे, जो वो कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं हरियाणा में बैठा हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं पहुंचा, वो इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि बीजेपी चुनाव हार रही है। ये भी बहुत ही हास्यास्पद सी लाइन दी है उन्होंने। खैर, अभी तो हम बोले थे नहीं, वो दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव में राधिका थे। And the fortunate part is that both of you are my friends and I'm just wondering कि अभी आप एक दूसरे को काउंटर किस उस पे बेसिस पर करते हैं। ये फैक्ट है कि उनके पास कैमरा नहीं पहुंचा क्योंकि वो थोड़े दूर थे और इसीलिए वो लिंक से जुड़े हैं। राधिका, आप भी इसीलिए ऐसे ही लेकिन बहरहाल कमिंग बैक, क्यों, ये क्या वाकई में किसी पोलराइजेशन की कोशिश है जो इस वक्त निशिकांत? देखिए, निशिकांत दुबे जी ने कुछ इश्यूज उठाए हैं कि जिस तरीके से जो मेल्स आई हैं, जो सजेशंस आए हैं पूरे वक्फ बोर्ड की चीजों को लेकर, वो बहुत सिमिलर है, एआई जनरेटेड है, और लगातार जिस वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इधर से आ रहे हैं, तो इस पे जांच होनी चाहिए। जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर गलत निकलेंगे तो वो भी साबित हो जाएगा, और अगर सही निकलेंगे तो वो भी साबित हो जाएगा। तो ये तो जांच होने के बाद की बात है। वो यही तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखे, कहा इस पे जांच की जाए। और जिस तरीके से जाकिर नायक का इसके अंदर हाथ आ रहा है, जिस तरीके से जाकिर नायक कभी कहते हैं कि अंटीला भी देखिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है, वो हर मंदिर को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और सब जानते हैं जाकिर नायक कौन है और किस तरीके से वो आईएसआई से फंडेड रहते हैं, और भारी ताकतें उनको किस तरीके से भारत में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करती है, वो सब जानते हैं। ये कुछ छुपा हुआ नहीं है, ना उनका पास्ट ना उनका प्रेजेंट, कुछ नहीं छुपा हुआ। लेकिन हम अपने देश के फ्यूचर को तो बचाएंगे ना। अब देखिए, खुद ओवैसी साहब कहते हैं कि 1 लाख से कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी की जिसके बारे में वक्फ बोर्ड कह रहा है उत्तर प्रदेश में उनके कोई कागजात नहीं है, तो वो भी प्रूव कर सकते। तो ये सब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। एक बिल आएगा तो उससे जाहिर सी बात है कुछ लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि सब जानते हैं वक्फ बोर्ड कुछ लोगों को फायदा दे रहा है। और इसमें मेरे जहां तक देखती आई हूँ, मैंने अन्य डिबेट ज्वाइन करे और जो मैं लोगों से भी मिलती हूँ, इस पे चर्चा करती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर्स से भी, कई लोग हैं, ये नहीं कह सकते, अगर आप कहते हैं कि कुछ लोग उसके फेवर में, तो उससे अधिक से ज्यादा मुस्लिम लोग वक्फ एक्ट के आने के लिए, इस बिल के आने के फेवर में हैं। ये सब जानते हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जब कानून लेकर आए थे, सारी महिलाएं खुश हुई थी, उससे सशक्त करने का काम किया गया था महिलाओं को। तो अगर कोई चीज गलत चल रही है, उसके ऊपर बिल आना चाहिए। और अभी तो देखिए ना, अभी तो सिर्फ एक सिंपल सा उन्होंने लेटर लिखा और कहा है कि ये मुझे लगता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई के ऊपर ही इतनी सारी अगर आप बातें कह देंगे और बोल देंगे ये गलत है वो गलत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उनको इतनी तकलीफ क्यों होती है हर चीज पे, जो अच्छा हो रहा है समाज के लिए, जो अच्छा हो रहा है देश के लिए, उससे क्यों तकलीफ? लेकिन जल्दी से क्विक एड ऑन, राधिका, फिर तहसीन आपका काउंटर लूंगी, राकेश जी आपके पास, फिर रमनीश जी आती हूँ। राधिका, जल्दी से क्विक एड ऑन है। 1,25,00,000 जो फीडबैक आया, निशिकांत दुबे ने सब पढ़ लिया, उनको ये सब पढ़ भी लिया और उनको ये समझ में आ गया कि ये इन सब का कंटेंट सेम है, ये एआई जनरेटेड है, इसके पीछे कोई साजिश है। देखिए पूर्णिमा जी, आई एम श्योर इतने तो नहीं पढ़े होंगे, पर अधिकतर अगर आप देखेंगे बहुत इजी होता है। अगर आप कंप्यूटर पे उन चीजों को डालेंगे, आपको बस सारे, अगर सब कुछ कंप्यूटर पे है या एआई के माध्यम से भी, आपको सिर्फ 5 कीवर्ड्स डालने हैं या 6 लाइंस डालनी है, कॉपी पेस्ट और सर्च कर दीजिए। आप ट्विटर भी देख लीजिए फॉर एग्जांपल, आप वो लाइन लिख दीजिए, गूगल पे डाल दीजिए, आपको सब डेटा आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर कि कितने लोगों ने, कितने यूजर्स ने एग्जैक्ट वो लाइन लिखी है। तो हो सकता है, बहुत तरीके होते हैं पता करने के कि अगर सिमिलर कंटेक्स्ट आ रहा है, तो आप, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो चुकी है, इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं कि अगर सब कुछ डेटा अगर 1 करोड़ ईमेल में है या ऑनलाइन कंप्यूटर पर डाल दिया गया है, फॉर दैट मैटर, अगर आप उसको एआई कैसे काम करता है, आप चैट जीपीटी या कोई इस्तेमाल करिए, आप उसमें कोई भी एक स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, एक फोटो भी डाल देंगे टेक्स्ट के लिए, वो
उसको पढ़ के किसी भी भाषा में हो, आप जो भाषा कहेंगे उसमें तक वो ट्रांसलेट कर देता है। ठीक। तो अगर आप उसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे या कंप्यूटर के और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उसमें मुश्किल क्या है? ठीक है। आजकल कुछ भी नामुमकिन नहीं है टेक्नोलॉजी के माध्यम लेकिन से। तहसीन इसको बहुत गंभीरता से लेने की बात तो खुद जगदम्बिका पाल भी कह रहे हैं, और मुमकिन है कि वो गृह मंत्रालय को इसको लेकर चिट्ठी भी लिखे। फिर आपको इतना बेबुनियादी क्यों लग रहा है? बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई तर्क नहीं दिया। ये फिशिंग इन द डार्क है। क्योंकि अगर इस बात में अगर कोई भी प्रमाण होता, कोई भी तथ्य होता, तो निशिकांत दुबे जी या पाल जी या कोई भी व्यक्ति वीपीएन देख लेते, कहां से ईमेल्स जनरेट हुआ, तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन। राधिका बिल्कुल सही कह रही, टेक्नोलॉजी का जमाना है, भारत तो बहुत आगे गया है टेक्नोलॉजी में। बेसिक लोकल पुलिस स्टेशन बता देगा कौन से वीपीएन से जनरेट हुआ, कौन से आईपी एड्रेस से जनरेट हुआ, कहां से जनरेट, आपको मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। इसके लिए आपने इतना अब तक आपने कुछ किया नहीं, बस आप फिशिंग इन द डार्क कर रहे हो। लेकिन मैं दो चीजें, राधिका ने जाकिर नाइक साहब का नाम लिया। जाकिर नाइक साहब एक देशद्रोही, एक भगोड़ा है, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं सोचता हूं कि वो देश के विरोधी है। लेकिन जाकिर नाइक ने ये कहा था कि 11 जनवरी 2022 को कहा था 11 जनवरी 2022 को कहा था कि मोदी जी और अमित शाह जी ने उनसे बात की और कहा कि आर्टिकल 370 सपोर्ट करने के लिए उनको एक सेफ पैसेज देंगे भारत के अंदर। वो बात को भी आप मानो कि अगर जाकिर नाइक की ये बात मानते हो, आप सिलेक्टिव बात क्यों उस भगोड़े की मानते हो? दूसरी बात, जाकिर नाइक अभी पाकिस्तान जा रहा है, जरा अननोन मैन को वहां पर भेज दीजिए ना, वहां पर उसका काम करिए। जाकिर नाइक अचानक से आ जाते, ओवैसी साहब आ जाते, निशिकांत दुबे, ये सारे पोलराइजिंग फिगर चुनाव के वक्त क्यों आते? सवाल ये है, चुनाव जब नहीं होते लोग क्यों नहीं आते? ये लोग इसलिए चुनाव के वक्त आते। मैं दोबारा से कह रहा हूं क्योंकि ये महाराष्ट्र का पोलराइज करते हैं। ठीक है, पोलराइज करने की कोशिश है। राधिका 10 सेकंड बस प्लीज लीजिएगा, फिर उसके बाद 3 मेहमान और है मेरे पास। तहसीन, सबसे पहले तो मुझे इस बात से बहुत आपत्ति है जब आप बोल रहे हैं कि जाकिर नाइक एक देशद्रोही है तो उनके नाम के साथ आप साहब लगा रहे। ये मत करिए। आप लोग लगातार कांग्रेसी माइंडसेट के लोग लगातार देशद्रोहियों के आगे जी और सामा जी से लेकर जाकिर नाइक के साथ साहब लगा रहे, ये अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ आप किस तरीके से हमारे देश के साथ खड़े रहते हैं और आप किस तरीके से देश के लिए हक और हकूक की आवाज उठाते हैं, और आप बिल्कुल ऐसे नहीं है, तो ये मत करिए। ठीक है। आप दूसरी चीज जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जाकिर नाइक ने कहा कि मोदी जी ने और शाह साहब ने बात की, तो प्रूफ दिखाने की बात करिए। उन्होंने तो रिकॉर्डिंग करी होगी, कहीं पे मिले होंगे, कुछ होंगे, प्रूफ दिखा दें। जाकिर नाइक दिखा नहीं पा रहे प्रूफ। इतना क्या मुश्किल हो रहा है? जहां मिले, जहां बात हुई, जिस नंबर से आया, कोई स्क्रीनशॉट, कोई कॉल रिकॉर्ड, उस कॉल का कुछ तो दिखाएं, कुछ सबूत तो पेश करे कि उनको ऐसा कहा गया, मिले कहीं पर, कैसे कहा गया, किसी और ने आके मैसेज दिया, कुछ प्रूफ तो दिखाएं। ठीक है। बस हवा में आके कुछ भी कहते थे, शूटिंग इन द डार्क, वही बात हो गई। ठीक है, बोथ वेज। ठीक है, राकेश गौतम जी जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर विदेशी एजेंसीज कट्टरपंथी संगठनों के इन्वॉल्वमेंट की बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं, तो ये तो आप भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि आप खुद चाहते हैं, भले ही आप संशोधन का विरोध कर रहे हैं, संशोधन के साथ नहीं है, आपको भी लगता है अधिकार छीनने की कोशिश है, जैसे ओवैसी साहब को लगता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये मामला अपने आप में गंभीर तो है ही, उस ट्रांसपेरेंसी को हम पर ये करता है ना, जिसकी बात और जिसकी मांग के साथ ये जेपीसी का गठन हुआ है। पूर्णिमा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले तो ये निशिकांत दुबे जी के लिए आश्चर्यजनक इसलिए है कि पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार में जितने भी बिल पास हुए उनका किसी ने विरोध नहीं किया, और ना ही सरकार ने किसी आम पब्लिक से उसके लिए उनके जो अनुभव है या उनकी राय मांगी। ये पहली बार ऐसा हुआ है 10 साल के बाद कि किसी बिल के कोई बिल जेपीसी को गया और उस पर लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू की। तीसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड एक विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है। वक्फ बिल और उन लोगों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो आजकल का रवैया है कि उनके हर मामला उनके खिलाफ होता है, तो उन लोगों में ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामेंट में उनकी बात कोई उठाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक राय दी कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और चूंकि उनकी संख्या 1,25,00,000 से के लगभग ज्यादा बढ़ गई है, तो ये इनको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये तो इसमें तो आईएसआई का हाथ हो सकता है, इसमें उनका हाथ हो सकता है। इनका मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये सब पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी की बात से इस बात से इत्तेफाक रहूंगा कि अगर आपको ये लगता है तो उठा के डस्ट में फेंको, आपकी सरकार है, आपको कोई रोकने वाला थोड़ी है। आप अपनी जो आपको लगता है कि बेकार है, डस्ट में फेंको, जो सही है आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन
एक विशेष वर्ग जिसके साथ ज्यादती हो रही है वो अपनी बात किससे कहेंगे? उन्हें मौका मिला अपनी राय रखने का, तो उन्होंने रख दिया। राकेश जी, ये मैं इस संख्या बढ़ भी नैरेटिव को सकती है। बिल्कुल बाय आउट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये हाई टाइम है। हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि एक वर्ग के साथ कितना खराब इस देश में हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है इस देश में मुस्लिम वर्ग के खिलाफ, और ये नैरेटिव लेकर आप लोग अपनी पॉलिटिकल, अपनी सियासत को आप लोग चमकाते रहते हैं। साहब, आपका वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए। आपको दूसरे के ध्रुवीकरण से प्रॉब्लम है ना, तो आप क्या करते हैं? आपने भी तो अपना एक सेलेक्टिव आप पोलराइजेशन करते हैं ना। आपको भी पता है कि आपका वोट बैंक कौन सा है। तो ये विक्टिम प्लेइंग अब बहुत हो गया है सर, ये विक्टिम प्लेइंग बहुत ज्यादा है। राधिका लूंगी जवाब, राधिका लूंगी जवाब। राधिका, आती हूं मैं आपके पास, आती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं एक बीच में एक बात कहूंगा। हाँ, जल्दी से सर। आप ये देखिए ना कि ये जो वक्फ बिल जो है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये उस विशेष वर्ग से जुड़ा हुआ है और उन लोगों की इससे वास्ताएं जुड़ी हुई नहीं, तो किसी के अकाउंटेबिलिटी में क्या समस्या है? मैं कहती हूँ जवाबदेही तय करने में क्या समस्या है? आपका एक कंट्रोल होना चाहिए ना। जब हर चीज पर कंट्रोल है तो वक्फ पर क्यों नहीं होना चाहिए कंट्रोल? उसे आपको संशोधन बिल पसंद नहीं आया, ये मुझे पता है साहब, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक कंट्रोल या एक अकाउंटेबिलिटी में क्या समस्या? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। रशीदी साहब बिल पर सरकार का कंट्रोल है। ठीक है, रशीदी साहब एक बार आपके पास आते हुए मैं फिर समझना चाहती हूं कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसमें अगर नाम आने लगता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश को लेकर, जाकिर नाइक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, चीन और पाकिस्तान को लेकर, अब आप साहब ये देख लीजिए कि ये तो पूरे देश भर के लिए घातक है ना। ये सिर्फ उस एक बिल, उस संशोधन के लिए घातक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए घातक है अगर कोई घुसने की कोशिश करता है। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें किसी की कोई साजिश नहीं है। इनकी नीयत में साजिश है, इनकी नीति में साजिश है। आप इनको अच्छी तरह समझ रहे हैं, जानते हैं। रशीदी साहब हैं क्या? ठीक है, जैसे ही दोबारा से कनेक्ट होंगे उसके बाद उनसे मैं लूंगी। रमनीश जी, क्या है इसमें इतना बवाल क्यों? आराम से जेपीसी की मांग उठी, जेपीसी गठित हुई, जगदम्बिका पाल को उसके अध्यक्ष बने, मेंबर्स हुए, फीडबैक लिया गया, फिर से अब एक नया बवाल। निशिकांत दुबे ने फिर से एक बात कहते हुए सियासत को फिर गरमा दिया। देखिए पूर्णिमा जी, जब देश में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल होती है और वो पॉजिटिव अप्रोच जब होता है, जब संशोधन की बात होती है, अधिनियम कोई भी लाया जाता है, देश के हित में लाया जाता है, तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि विपक्ष की तरफ से जरूर बिगुल बजने लगता है। और आज देखिए, अभी तहसीन भाई ने कहा कि पोलराइज करने की बात है, चुनाव आ रहा है, पोलराइज करने की बात है। इसके बाद देखिए साजिद रशीदी हो, चाहे सपा वाले प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा कि एक विशेष धर्म को कहीं ना कहीं टारगेट करने का ही प्रयास है। मुझे लगता है यदि सबसे बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी आबादी 80% हिंदू, मुझे लगता है एक्ट लाने की ही बात होती है या उसके हक के, उसके अधिकार के बारे में कोई नहीं सोचेगा। मुझे लगता है उसके लिए भी तो कानून बनना चाहिए, उसके लिए भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए। फिर बात आती है जब संशोधन की, देखिए कांग्रेस पार्टी ने 1954 में आता है, ये अपना रूप धारण करता है वक्फ बोर्ड। 1995 में एक महापाप कांग्रेस पार्टी के द्वारा होता है और इसको विशेष अधिकार दिया जाता है। विशेष अधिकार इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि 4 लाख 2009 में 4 लाख एकड़ की जमीन 2024 आते आते 9 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। और बताइए कि 9 लाख एकड़ जमीन में मात्र 200 करोड़ की आमदनी होती है, और आमदनी से वो जो महिलाएं हैं, बेवा हैं, मजलूम हैं, जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, मुसलमान जो घूम रहे हैं, उनको तो फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो उसमें भी बैठे हुए जो माफिया हैं, उन लोगों को फायदा सीधे रूप में मिलता है। और देखिए यहाँ पे दर्द सपा वाले को क्यों हो रहा है, अखिलेश भैया को क्यों हो रहा है, राहुल गांधी जी को क्यों हो रहा है? क्योंकि असीमित अधिकार भी तो दिए गए उन्हीं के द्वारा। आज यदि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बन चुका, एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट पे भी वो दावा कर दे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। उसके बाद यदि राष्ट्रपति भवन को, आज देखिए ना कि 3/4 जमीन दिल्ली की वक्फ बोर्ड की है। आज चाहे बिहार में गोविंदपुर जो एक गांव है, पूरे गांव को एक नोटिस चला गया है। तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना, इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं, और तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना, वहां पे देखिए दावा कर दिया वक्फ बोर्ड में, और कुछ नहीं कर सकते। और जाकिर नाइक जैसे शांति दूत
जाकिर नाइक जैसे शांति दूत, मसीहा जिनको मानने मौलाना रशीदी जैसे लोग मानते हैं उनको, वैसे लोगों का यदि क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं था? शाहीन बाग में कौन बिगुल बजा रहा था, कौन हवा दे रहा था? और आज भी देखिए इनको लग रहा है कि वक्फ बोर्ड को कि मोदी सरकार खत्म करने जा रही है, और इस तरह का मैसेज इन्होंने मुसलमान भाइयों में पहुंचा दिया है। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब को पहुंचा दिया है, और यहाँ पे लगता है ना कि उसके अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहती है ये सरकार वक्फ बोर्ड के। जब वो ये कहते हैं कि जब हिंदुओं में दान की कोई सीमा नहीं है तो मुस्लिमों में दान जब दिया जा रहा है मुस्लिमों द्वारा, तो फिर क्यों वो तो अल्लाह को समर्पित कर रहे हैं, फिर क्यों उसमें आप घुस रहे हैं? दस्तावेज भी तो होनी चाहिए ना, इनके पास दस्तावेज। ये बताइए ताजमहल के लिए कब वक्फ कर दिया था शाहजहां ने? शाहजहां ने कब वक्फ किया था? और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, सुन्नी जो है वक्फ बोर्ड, उसने दावा ठोक दिया कि ताजमहल भी जो है ना वो वक्फ बोर्ड का। रशीदी साहब जल्दी से अपनी बात कहिएगा सर, मुझे हेडलाइंस के लिए उसके बाद जाना होगा। रशीदी जी देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये मेरे हाथ में 1970 का गजट है, ये सरकार का गजट है, ये वक्फ बोर्ड का बनाया हुआ गजट नहीं है, केंद्र सरकार ने गजट बनाया है। और उसमें हमारी ये सारी दिल्ली की प्रॉपर्टीज हैं। 250 बीघा जमीन है दिल्ली में वक्फ बोर्ड की, गजट है बाकायदा। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, सारे पेपर है मेरे पास। ताजमहल का ये है, केंद्र सरकार के पास, ताजमहल का दिखाएंगे, केंद्र सरकार के पास, ताजमहल का दिखाएंगे, सरकार तिरुचिरापल्ली जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसका भी दिखाएंगे। बताइए चौल साम्राज्य में जो मंदिर बने हुए हैं उसका भी कागजात दिखाएंगे। शाहजहां ने एक उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से जाकर के पूछे ना, 1,21,000 जो है उसमें कहते हैं कि 1,12,000 जो संपत्ति अवैध है संपत्ति, तो वो सब कागजात है आपके पास। और एक वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, इनके मौलाना जो है ना, इनके मौलाना है वक्फ बोर्ड की कमेटी की जो मीटिंग हो रही थी उसमें उन्होंने खुद कहा कि हमारी हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें उसके पास उसका कागजात नहीं है मेरे पास। रमनीश जी बात सुनेंगे पहले उनकी, अब रुक जाइए बीच में नहीं। रशीदी साहब जल्दी से देखिए ये लोग जो है ना भाजपा की जिस तरह से दलाली कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। दलाली करने के लिए बैठे हैं, ये पेपर दलाली करने के लिए बैठे हैं आप? कोई हवा में बात नहीं। नहीं, आप यदि मुसलमानों की दलाली करने के लिए बैठे हैं तो हाँ, हम हिंदुओं की दलाली करने के लिए बैठे हैं और हम करेंगे, हम करेंगे। ये सारी चीजें हैं। अच्छा एक काम कर लीजिए ना, चलिए करिए, आप जितने भी हिंदू मंदिर है उनमें सब में मुसलमान रखिए। सुनिए, जिस पे आप दावा कर रहे हैं और यदि अवैध पाया जाता है तो सबको तोड़ा जाएगा, रशीदी साहब सबको तोड़ा जाएगा। रशीदी इस बात को आप मान लीजिए। रशीदी साहब आप जितना पुराना गजट दिखा रहे हैं होगा और बिल्कुल होगा, जहां अवैध है दिखा रहे हैं, फिर जिस पे आप दावा संशोधन की भी बात कर लीजिए ना। सबको तोड़ा जाएगा, एक मिनट मंदिर बनाया जाएगा। सुनिए रशीदी साहब जमीनों को कैसे, आप ही ने कहा था ना राम मंदिर तोड़ देंगे, आपकी इतनी हिम्मत हो गई राम मंदिर तोड़ देंगे, आप ही ने कहा था ना साजिद रशीदी। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता उस बात को। आपने कहा था ना राम मंदिर तोड़ देंगे, आप में है इतनी हिम्मत? है हिम्मत? किसने कहा था? आप में हिम्मत है? पास करा लोगे? आप में है हिम्मत? आप नहीं कहा था, भागिए मत अब। अच्छा ठीक है, इधर उधर नहीं। रशीदी साहब इधर, हमारे अंदर बहुत सारी हिम्मत है। ठीक है रमनीश जी हिम्मत करके जब ही तो लड्डू के अंदर चर्बी खा रहे हो। रशीदी साहब रशीदी साहब आपको रशीदी साहब आपको बेहिसाब अधिकार तो मंजूर हैं, लेकिन उसमें जवाबदेही मंजूर नहीं है। आप पुराना गजट दिखाते हैं लेकिन संशोधन से आपको तकलीफ है। फिर आप ये भी दिखाइए कि कैसे वक्फ की जमीन को औने पौने दामों में बेचकर भ्रष्टाचार किया गया। ये बताइए कि इनकम कहां गई? अगर इतनी जमीन है उसका आता हुआ पैसा और उसका अकाउंट और उसका लेजर भी दिखाइए ना। फिर जब आप कागजात लेकर बैठते हैं रशीदी साहब तो सब कुछ दिखाइए, फिर सब पर बात होनी चाहिए ताकि किसी लूपहोल का जिक्र ही नहीं। तहसीन ऐसा लग रहा है। आती हूँ रशीदी साहब, इसके बाद आपके पास आऊंगी, फौरन आऊंगी आपके पूरी नहीं हुई है, फौरन आऊंगी। पूरी नहीं हुई मेरा। अच्छा ठीक है ठीक है चीज कहना, ठीक है, मेरी बात पूरी करा लीजिए। रशीदी साहब आती हूँ आपके पास। देखिए वो बीच में बोल गए थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस बिल संशोधन में गलत है, उसको हमने टैगलाइन किया है, उसको मान लेना चाहिए। जैसे ये कलेक्टर को पूरा इख्तियार देना चाहते हैं। आपको याद होगा 1949 में जब चोरी से मूर्तियां रखी गई और लोग शिकायत लेकर जिला मजिस्ट्रेट के पास गए तो उन्होंने कार्रवाई करने से मना कर दिया था। कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझेगा? वो तो सरकार की प्रॉपर्टी समझेगा। हमारे लिए कार्रवाई क्यों करेगा? दूसरी बात,
इन्होंने कहा कि इन्होंने 22 प्रक्रिया खत्म कर रहे हैं। जो लोग पहले से इस पर काबिज हैं वो अपना मालिकाना हक जता सकते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, जो 5 साल से किराएदार है 10 साल से, वो कहेगा जी मैं तो मालिक हूं। उन्होंने कब्जे खत्म कर दिया। 1995 में जो संशोधन हुए थे, जो लोग कह रहे थे कि बहुत संशोधन हुए, 2 संशोधन हुए थे। सुनिए क्या हुआ। एक संशोधन ये हुआ था, जो आपकी प्रॉपर्टी है, किराएदारी है, आप पुरानी किराएदारी को खत्म, नई किराएदारी आज के हिसाब से कर सकते हैं आप। ठीक है। दूसरे, सीईओ को एक पावर दी गई 4 का नोटिस, आप 4 का नोटिस देकर ठीक है एसडीएम और पुलिस के माध्यम से प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। सिर्फ ये 2 कलम उसमें थे। ये कौन सा इतनी पावर है में वो लागू हुआ, 14 दिन की सरकार आ गई, प्रॉपर्टी वापस नहीं ले पाया, एसडीएम ने साथ दिया। ये तो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। ठीक है रशीदी साहब, ठीक, पॉइंट टेकन। तहसीन राधिका, जल्दी से एक काउंटर लूंगी, फिर समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि तहसीन ऐसा लगता है रशीदी साहब को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि साजिश वाजिश क्या है, किसका इन्वॉल्वमेंट है, सब छोड़ दीजिए। वो अभी तक किसी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि इसमें संशोधन हो रहा है, संशोधन बिल आ गया है, यही बात इनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। और तहसीन, आप तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इससे तकलीफ हुई है बहुत ज्यादा, उनकी अपनी प्रॉपर्टी देखते देखते चली गई क्योंकि वक्फ ने उस पर अपना अधिकार बता दिया। देखिए, आपके शो पे जो मैं कह रहा था पहले और जो सपा के नेता कह रहे थे राकेश जी, वो आपके शो पे सिद्ध हो गया। एक पोलराइजेशन हो गया। हमें इस अमेंडमेंट के खिलाफ, हम ये अमेंडमेंट की क्यों लाए, ये क्योंकि हिंदू मंदिरों में कोई मुसलमान होता है क्या? मेरी मम्मी मुसलमान है, वो हिंदू मंदिरों में काम भी करती है, सेवा भी करती है। ये हिंदू मुसलमान का शुरू हो गया। मैं बता रहा हूँ, एक और पे बीजेपी पोलराइज करेगी, एक और पे ये फेक मौलाना ओवैसी जैसे लोग ये पोलराइज करेंगे। ये चीज आपको देखना चाहिए। ये चीज जबरदस्ती करते हैं, भाजपा को इससे फायदा होता है। ये ट्राइबल एजेंट। और कांग्रेस ने क्या किया पिछले 75 साल में? बात ये है 55,000 फसाद दिए कांग्रेस ने। अगर मैं 55,000 फसाद दिए कांग्रेस ने। अगर मैं किसी के बीच में, देखिए 55,000 फसाद दिए कांग्रेस ने। इतने साफ बनने की कोशिश मत करो। रशीदी जी, ये जो हालात है कांग्रेस के दिए हुए हैं मुसलमानों को। रशीदी जी प्लीज, किसी को पॉइंट आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉइंट आउट करते हैं रशीदी साहब। माफ कीजिएगा, तब आप किसी को इतने पे रुक जाते हैं क्या? ठीक है, बीच में नहीं रशीदी साहब, प्लीज सर, सम्मान कह रही हूँ सर, बीच में मत बोलिए, अननेसेसरी समय जाया होता है इसमें। तहसीन अपनी बात को रखेंगे। बिल्कुल पोलराइज कर रहे हैं, बिल्कुल पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, वक्फ के पास वो अधिकार नहीं है कोई भी जमीन लेने का। ताजमहल का उदाहरण दिया गया, कोई और उदाहरण कोर्ट में लात मिली ना, नहीं होगा ना। अच्छा, ताजमहल को लेने की कोशिश की किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में भाजपा की। ये वक्फ बोर्ड कौन अपॉइंट करता? वर्तमान सरकार अपॉइंट करती, वही लोग अपॉइंट करते, वही जमीन लेने को जाते, फिर कोर्ट में आते। कोर्ट में उसका रास्ता है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली आप उसको ले सकते, लेकिन ये बात नहीं कहेगी। क्या कहेगी? हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसलिए करें। ये पोलराइजेशन। दूसरी ओर पे भाजपा की, उनकी भाषा में कोई फर्क नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए, सोच समझ के होने चाहिए, कम्युनिटी को लेकर होने चाहिए, लेकिन भाजपा और ट्राइबल एजेंट, भाजपा और ओवैसी, इनका पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड राधिका आपको और दूंगी, फिर उसके बाद क्लोज करूंगी। देखिए, यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। मैं इन सबसे पूछना चाह रही हूँ, एक सपा के प्रवक्ता कहते हैं कि अरे गवर्नमेंट ने आज तक सजेशन नहीं मांगे। सजेशन नहीं मांगते थे तो आपको तकलीफ होती थी, अब सजेशन मांग रहे हैं तो आपको उस बात पे इशू हो रही है। अब मैं सपा से जानना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने उसमें सजेशंस भेजे, कोई स्ट्रक्चरल सजेशंस भेजे? चाहे जितने भी यहाँ पे पैनल में बैठे, राशिदी साहब बैठे, सब बैठे, ओपन किया है सरकार ने। आपने क्या सजेशन भेजे? क्या आपने स्ट्रक्चरल की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, भेजे ना? सरकार आज पूछ रही है आपसे कि अगर आपको लगता है सही या गलत, जो भी आप अपनी सजेशंस भेजे। कितने लोगों ने सजेशंस भेजे? तो बात बैठ के यहाँ पे कहना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे बात हो रही थी बिहार के गोविंदपुर गांव की, वहां पे 95% पॉपुलेशन हिंदू है और एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि 30 दिन में उस गांव को खाली कर दिया जाए। तो हमारे देश में जो लोगों की जमीन है, हर चीज पे वक्फ बोर्ड, हम मानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आपको लैंड ग्रैबिंग की अथॉरिटी लेटर दे दी, पर वो अब नहीं चलेगा।